गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर अजय सिंह हाड़ा। और अपन लोगों ने स्टार्ट किया था जीआईटी फिजियोलॉजी। जीआईटी फिजियोलॉजी के अंदर मैं इससे पहले 2 लेक्चर ले चुका हूँ। और मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप लोगों ने वो लेक्चर कंप्लीट लिए होंगे। ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आज अपना तीसरा लेक्चर होने वाला है जीआईटी फिजियोलॉजी का। और इसी के साथ हमने जो पिछला टॉपिक चल रहा था अपना वो जीआईटी मोटिलिटी के बारे में देख रहे थे। ठीक है। इसके हमने मैस्टिकेशन देख लिया था। ठीक है। और डिग्लूटिनेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है। इसके हमने फेजेस के बारे में देखी थी। इसकी 3 फेज थी, वो कंप्लीट की थी। एक ओरल फेज, ठीक है, दूसरी फेरिंजियल फेज, और थर्ड आपकी इसोफेजियल फेज। मीन्स डिग्लूटिनेशन का अपन ने यही अर्थ बताया था कि जो फूड है यानी बोलस है या फूड स्टफ है वो कहाँ पे आ चुका है डिग्लूटिनेशन में। ओरल कैविटी से कहाँ पे लाना है उसको, स्टमक में। ठीक है। अब वो कहाँ आ चुका है डिग्लूटिनेशन के बाद, स्टमक में। अब फूड अपना यहाँ है ना। तो अब हम पढ़ेंगे आज जीआईटी मोटिलिटी में स्टमक। यहाँ पे फूड आ चुका है। ये आपका लोअर इसोफिजियल इंस्फिंक्टर थे, वहां से ये फूड पार्टिकल्स या फूड स्टफ या बोलस आपका कहाँ आ गया है, स्टमक में। तो स्टमक पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा स्टमक के बारे में बता दूं, है ना। इससे थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी स्टमक को समझने में, स्टमक की मोटिलिटी को समझने में। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें स्टमक। तो जो स्टमक वर्ड कहाँ से आया है, स्टमक वर्ड का मतलब क्या होता है किसी को पता है? आपने पहले जो डिजर्ट्स वगैरह में एक पानी के लिए एक वो यूज करते थे, उसको क्या बोलते हैं, पखाल, है ना। लेदर का बना होता था, एक पखाल यूज किया जाता था। उसका जो शेप होता था वो सेम स्टमक के जैसे होता था। तो जो वर्ड ओरिजिन है ये उधर से लिया गया है, वो इसी ओरिजिन का होता था। जो डिजर्ट्स वगैरह में रेगिस्तान में वहां पे क्या करते थे, पानी भरने के लिए यूज करते थे, लेदर का बना हुआ होता था। तो पखाल बोलते थे उसको। और वो जो किस शेप का होता है अपना, स्टमक जैसे शेप का होता था। ठीक है। तो ये सिमिलरली वहीं से ही लिया गया है। अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक के कुछ पार्ट्स होते हैं। जो ये इधर वाला पार्ट्स होता है इसको हम फंडस बोलते हैं। ये बॉडी वाला पार्ट है। ठीक है। यहाँ पे आपका एंट्रम होता है और ये पाइलोरस। ठीक है। यहीं पे आपका पाइलोरिक स्प्लिंटर देखने को मिलते हैं, पाइलोरिक स्प्लिंटर। इसी का एक और नाम होता है गैस्ट्रो ड्यूडेनल स्प्लिंटर। हमने उसमें पिछली क्लास में स्प्लिंटर्स के बारे में भी जाना था, स्प्लिंटर्स होते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये सब हम देख चुके हैं। और स्टमक का ये वाला पार्ट जहाँ से जहाँ तक है ना, इसे हम ग्रेट कर्वेचर बोलते हैं। और इधर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लेजर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर एंड ई आ रही है ना, लेजर कर्वेचर। अच्छा, ये तो एनाटोमी अपन क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ, क्योंकि इसका फिजियोलॉजिकली यूज होता है। देखिए, जो फंडस वाला पार्ट है, फंडस वाले पार्ट को नॉर्मली बोला जाता है कि ये आपके मोटिलिटी में पार्ट नहीं लेता है। मीन्स इसका काम भोजन को आगे पहुंचाना नहीं होता है। इसका काम क्या होता है, एकोमोडेशंस ऑफ गैसेस, एकोमोडेशंस ऑफ गैसेस। जो भी फर्मेंटेशन से जो अपन ने फूड लिया है अब उसका डाइजेशन हो रहा है, उसके डाइजेशन से क्या प्रोड्यूस हो रही है, गैसेस प्रोड्यूस हो रही है ना। फर्मेंटेशन हुआ या अदर जो डाइजेशन की एक्टिविटी है उनसे क्या होती है, कुछ गैसेस फॉर्मेशन होती है। तो वो जो स्टमक है उन गैसेस को कहाँ पे कलेक्ट करता है, इन फंडस पार्ट, इन फंडस पार्ट। और जब आपने देखा होगा ना, इसका जब कॉन्ट्रेक्शन होता है, जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो एक हमें देखने को मिलता है बेल्चिंग या इरेक्टेशन। कॉमन वर्ड में इरेक्टेशन यूज किया जाता है और बेल्चिंग हम जिसे बोलते हैं। तो वो फंडस के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, बेल्चिंग देखने को मिलती है। मीन जब ये कॉन्ट्रेक्शन होगा तो गैसेस क्या होंगी, पास आउट होती है ऊपर से, बेल्चिंग के रूप में।
ठीक है, दूसरा पॉइंट है अपना यहाँ पर, इसके अलावा ये बॉडी। ठीक है, एक एमसीक्यू पूछा गया था। हाँ, जो हम पेसमेकर की बात कर रहे थे ना, पेसमेकर हमने देखा था ना, जो क्या कर रहा था, जो बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम बना के रखता है। और स्टमक की बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम कितनी थी, कोई बताएगा? 3 to 4, है ना, पर मिनट। ये डी आ रहा है स्टमक की। ठीक है, अब एक एमसीक्यू आता है, लिखिएगा पेस मेकर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पेस मेकर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन द विच रीजन ऑफ स्टमक? pacemaker complex is located in the which region of stomach? तो उसके ऑप्शन है, ए फंडस, बी ऑप्शन है आपका मिड पोर्शन ऑफ बॉडी, इस वाले यहाँ पे स्टमक का मिड पोर्शन, मिड पोर्शन ऑफ बॉडी। थर्ड ऑप्शन है आपका डिस्टल पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब नीचे की तरफ, डिस्टल पार्ट ऑफ बॉडी। और डी एक और ऑप्शन है पाइलोरस, यहाँ पे पाइलोरस। किसी को आंसर है याद इसका? कोई बताना चाहेगा कि ए बी सी डी इनमें से कौन सा आंसर है? एनीवन जिसको आंसर आता हो इसका? कि जो पेस मेकर है कॉम्प्लेक्स, वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? फंडस में, मिड पोर्शन ऑफ बॉडी, डिस्टल पार्ट में, या फिर पाइलोरस? तो इसका आंसर याद रखना, मिड पोर्शन ऑफ बॉडी इसका आंसर होता है, मिड पोर्शन ऑफ बॉडी। ये कहाँ है? ये पॉइंट जो अपन इसमें बताया, ठीक है, यहाँ पर ये लोकेटेड होगा। क्लियर? ये पहले इतने को लिखते हैं, फिर अपन जीआई स्टमक की मोटिलिटी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, इसी को लिखवा रहा हूँ। एनाटॉमिकल रीजन्स ऑफ स्टमक इज फंडस, बॉडी, एंट्रम एंड पाइलोरस। फंक्शन लिखिए इसके, टू फंक्शन डिवीजन ऑफ स्टमक। ठीक है, तो फंडस है ना, अपन ने इसका फंक्शन देख ही लिया फंडस का। और डिस्टल पार्ट का, जो डिस्टल पार्ट होता है स्टमक का, ठीक है, उसका ये मैं बताऊंगा आगे ना। जो पाइलोरस रीजन है उसका फंक्शन क्या होगा, वो आगे हम देखेंगे। अब इसी में लिखिए फंडस इज मेनली फॉर accommodations ऑफ गैसेस, फंडस इज मेनली फॉर accommodations फॉर गैसेस ड्यूरिंग द डाइजेशन, ड्यूरिंग द डाइजेशन and not for the contractile activity, and not for the contractile activity। क्लियर? अब लिखिए मोटर फंक्शन, हेडिंग डालिए मोटर फंक्शंस ऑफ स्टमक। इसके अंदर देखिए, जो स्टमक के जो फंक्शंस होते हैं, वो 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला है स्टोरेज, जो अपन फूड खा रहे हैं उसका स्टोरेज, कि उसका स्टोरेज कैसे करना है। दूसरा है आपका मिक्सिंग, फूड की मिक्सिंग करवानी है ना, तो मिक्सिंग। और थर्ड है आपकी स्लो एम्पटिंग। स्लो एम्पटिंग मतलब उसको एकदम से खाली नहीं कर देना है कि सीधा इंटेस्टाइन में डाल दिया ना, ड्यूडेनम में पहुंचा दिया, ऐसा नहीं करना है, उसको स्लो एम्पटिंग करवाना है। ठीक है, तो स्लो एम्पटिंग ना। पहला लिखेंगे अपन स्टोरेज। देखिए एक फंक्शन और बताता हूं मैं आपको, ये स्टमक है,
है ना, ये लेजर कर्वेचर है। तो जो लेजर कर्वेचर है और ये ग्रेटर कर्वेचर, तो ग्रेटर कर्वेचर का काम क्या होता है, ये स्टोरेज करवाता है फूड को, है ना। यहाँ पे क्या स्टमक की बॉल है, ये स्टमक की बॉल क्या करती है, जब भी हम फूड खाते हैं, जब भी हम फूड खाते हैं तो ये स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज कैसे करेगा, इसकी बॉल में एक होता है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन फेज होती है, रिसेप्टिव रिसेप्टिव रिलैक्सेशन, ठीक है। मीन्स रिसेप्टिव मतलब आप जैसे ही वर्ड से समझ रहे हो, जैसे ही यहाँ पे ये फूड स्टफ या बोलस कहाँ आएगा, फूड पार्टिकल स्टमक की तरफ आएगा, मतलब रिसीव रिसेप्टिव रिलैक्सेशन, वैसे ही जो स्टमक की वाल है वो कैसी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए ऐसे स्टमक था, तो अब ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी और स्टोरेज बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी मदद से क्या होता है, एक तो हम स्टोरेज ऑफ फूड कर पाते हैं, स्पेशली सॉलिड फूड्स का, है ना। और दूसरा क्या होता है यहाँ पर सॉलिड फूड के स्टोरेज के अलावा, जो इंट्रागेस्ट्रिक प्रेशर है, मान लीजिए अगर ये रिलैक्स नहीं होती तो वो स्टोरेज छोटा ही होता, और किसी भी चीज में अपन को पता है अगर छोटी चीज में भी किसी सॉलिड को डालेंगे तो उसका प्रेशर इंक्रीज होता। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे जो रिसेप्टिव रिलैक्सेशन करवा के इसके बॉल में इसको बड़ा करवा दिया स्टमक को थोड़ा सा, उसकी वजह से यहाँ क्या होगा, जो इंट्रागेस्ट्रिक प्रेशर, इंट्रागेस्ट्रिक मतलब स्टमक का प्रेशर, ये भी क्या हो जाएगा, कम रहेगा, मतलब बढ़ेगा तो सही पर कंपेयर टू इतना नहीं बढ़ेगा। तो इसके दो फंक्शन हमें यहाँ पर हेल्प मिलती है। दूसरा होता है लिक्विड, आपने देखा होगा ना, कुछ भी खाना खाते हैं अपन तो आफ्टर मतलब कुछ भी पानी पीते हैं, जैसे कि लिक्विड की बात कर रहा हूँ, तो आफ्टर दी 45 या 50 मिनट्स बाद आपको क्या होता है, ऑनसेट ऑफ यूरिनेशन मतलब होने लग जाता है। तो उसका उसका जो मेन कारण है वो क्या है, लेजर कर्वेचर। लेजर कर्वेचर क्या करता है, लिक्विड को, सॉलिड तो इधर जाएगा, लिक्विड आपका लेजर कर्वेचर की मदद से ड्यूडेनम और ड्यूडेनम से आगे चला जाता है। तो लिक्विड का तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, ऑनसेट ऑफ आफ्टर दी वाटर, ऑनसेट ऑफ यूरिनेशन कब तक हो जाता है, 45 to 50 मिनट्स तक के बाद ऑनसेट ऑफ यूरिनेशन स्टार्ट हो जाता है। उसका कारण वो है। तो स्टोरेज, स्टोरेज के अंदर लिखिएगा, स्टोरेज के अंदर पहला ये वर्ड याद रखना, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ना। तो स्टोरेज रिसेप्टिव रिलैक्सेशन हेल्प इन स्टोरेज फंक्शन, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन हेल्प इन स्टोरेज फंक्शन कैन एकोमोडेटेड, मतलब अब ये कितना एकोमोडेट कर सकता है, तो 1 to 1.5 लीटर, वन एक से लेकर 1.5 लीटर तक, 1 to 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर ऑफ कंटेंट विदाउट मच राइज इन इंट्रागेस्ट्रिक प्रेशर, मतलब साथ में इंट्रागेस्ट्रिक प्रेशर को भी नहीं करने, क्या करने नहीं देगा, इंक्रीज करने नहीं देगा। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन आता है मिक्सिंग, मिक्सिंग है ना, सेकंड फंक्शन। मिक्सिंग में देखिएगा, मिक्सिंग में एक वर्ड याद रखना, एक तो होता है आपका प्रोपल्जन, प्रोपल्जन का मतलब होता है खाने को हमेशा आगे की तरफ धकेलना, और रेट्रो प्रोपल्जन मतलब होता है खाने को पीछे की तरफ धकेलना, है ना। दो वर्ड आपने सुने होंगे, एक तो रेट्रोपल्जन और प्रोपल्जन। प्रोपल्जन ये तो होता है खाने को हम हमेशा जब फॉरवर्ड लेके जाते हैं, और रेट्रोपल्जन मतलब बैकवर्ड मूवमेंट, है ना, बैकवर्ड मूवमेंट। अब आप मिक्सिंग का जानते हैं, मिक्सिंग को कैसे कर सकते हैं अपन स्टमक के केस में, ऐसा तो नहीं कि इसको फॉरवर्ड करते जाएंगे और ये मिक्सिंग होता जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फूड को मिक्सिंग करने के लिए, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ में मिक्सिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेट्रोपल्जन इसका करना पड़ेगा, बैकवर्ड मूवमेंट करना पड़ता है। तो इस स्टेज में आपको बैकवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। वो कैसे होगा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही बैकवर्ड हो जाएगा, आपने स्टमक का
ये लेजर कर्वेचर या पाइलोरस रीजन होता है ना, ये क्या करता है, इसमें सिस्टोलिक मूवमेंट देखने को मिलता है। सिस्टोलिक वर्ड जब भी आता है, आप थर्ड के केस में भी सिस्टोलिक वर्ड सुनोगे, तो सिस्टोल का क्या मतलब होता है, एनीबॉडी, क्या होता है? आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर, आ रही है सर, आ रही है। हाँ, सिस्टोल का क्या मीनिंग होता है वैसे? कॉन्ट्रैक्शन सर। कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो सेम यहीं पर आपको पाइलोरस रीजन में भी क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। पाइलोरस रीजन में भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रल पंप भी बोलते हैं ना, पाइलोरिक पंप या एंट्रल एंट्रल पंप। देखिए, कुछ लोग इसको एट्रियल पंप लिख देते हैं, जब लिखने जाते हैं ना एग्जाम में, तो इसको एट्रियल पंप के नाम से लिख देते हैं, या आपके एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए एट्रियल पंप भी दे सकता है ये। तो आपको उस चीज को याद रखना, अरे अच्छा, सिस्टोल सिस्टोल को तो एट्रियल पंप बोलते होंगे, नहीं। यहाँ पे जो स्टमक का रीजन होता है वो कौन सा होता है, एंट्रम, है ना। तो इसको हमने नाम दिया एंट्रल पंप। यहाँ कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो इसमें जो कॉन्ट्रेक्शन होता है ये पूरा ऐसे नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कुछ पार्शियली कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कुछ फूड है, मान लीजिए फूड पार्टिकल है, ये कुछ पार्टिकल्स है, यह तो यहाँ पे चला जाएगा, लेकिन जो कुछ अमाउंट का जो फूड पार्टिकल है वो वापस यहाँ से जाकर वापस इधर आ जाएगा, ये वापस इधर आ जाएगा। और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है ना, ऐसे नहीं कि एक बार हो गई बंद हो गई। तो कुछ अमाउंट इधर आता रहेगा, कुछ अमाउंट आकर वापस मिक्सिंग होती रहती है ना। थोड़ा सा जाएगा, फिर जो बचा हुआ वापस घूम के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, थोड़ा सा गैप है ना, पार्शियली कॉन्ट्रेक्शन ही देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से रिट्रोपल्जन मूवमेंट होता है मिक्सिंग के केस में, और हमें यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ फूड देखने को मिलती है। तो स्टमक का सेकंड फंक्शन लिखिए आप, मिक्सिंग। तो इसमें लिखिए, फूड इज thoroughly mixed with gastric juices and is a semi solid paste, सेमी सैलिड फूड। अभी गैस्ट्रिक जूस के साथ में जो फूड था, ये क्या हो गया, ये मान लीजिए फूड है ये, ठीक है, साथ में गैस्ट्रिक जूस के साथ में मिक्स हो गया, है ना। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काइम। देखिए, अगर आप इंडियन हैं तो आप इसको काइम सुना होगा आपने, कई लोग इसको चाइम भी बोलते हैं ना, कई लोग चाइम भी बोलेंगे, कई लोग काइम भी बोलते हैं, है ना। अपने यहाँ पे के और मतलब क और च चलता है, ठीक है, लेकिन इट्स ए स्कॉटलैंड वर्ड, है ना, स्कॉटलैंड का वर्ड है ये, काइम। वो लोग इसको काइम नहीं पढ़ते हैं, वो इसको शाइम पढ़ते हैं, शाइम, क्योंकि वो सी को श पढ़ते हैं ना, शाइम। ठीक है, जैसे वो सचिन तेंदुलकर बोलेंगे ना, तो वो सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर, है ना, क्लियर नहीं बोल पाते। तो वो, अगर आप इंडियन में तो इसको काइम भी पढ़ सकते हो, चाइम भी पढ़ सकते हो, और वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, शाइम। क्लियर, याद रखना, शाइम। तो साइन फॉर्मेशन होता है किससे, एक तो फूड पार्टिकल जब गैस्ट्रिक जूसेस के साथ में मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं शाइम। सचिन तेंदुलकर क्या पढ़ेंगे, है ना। तो इसी के अंदर लिखिए, फूड इज थ्रोली मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस एंड ए सेमी सॉलिड पेस्ट, एंड ए सेमी सॉलिड पेस्ट इज कॉल्ड एज ए शाइम, इज कॉल्ड एज ए शाइम। नेक्स्ट लिखिए, एंट्रल पंप, एंट्रल पंप इसी का दूसरा नाम एंट्रल सिस्टोल। सम sign escape into the first part of duodenum. Some part of food escape into the first part of duodenum, and where is remaining bounce back into the stomach, and remaining is bounce back into the stomach, called as a retropulsion, called as a retropulsion. नेक्स्ट, रिट्रोपल्जन एड इन थ्रोली मिक्सिंग ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूस। और जो काइम फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है वो कौन सा मूवमेंट करता है, रिट्रोपल्जन मूवमेंट ही हेल्प करता है। क्लियर। देखिए, नेक्स्ट, एम्पटिंग स्लोइंग, वो स्लो एम्पटिंग, स्लो एम्पटिंग।
ना, खाली करना। अब स्टमक को हमें क्या करना है, खाली भी करना है ना। हम्म। इसके अंदर लिखना, मतलब कि नॉर्मली क्या होता है, जो फूड है स्टमक के अंदर 4 to 6 आवर तक रुकता है ना, रिटेन रहता है नॉर्मल फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की बात हो रही है। लेकिन जो फैट है वो क्या होता है, थोड़ा इसका एक पेट क्या लंबे समय तक रुकता है। आपने भी देखा होगा ना, जब आप फैटी फूड खा लेते हो तो एकदम से फुलनेस और वो सब बना रहता है ना, एक तरह की फुलनेस एक स्टमक में बनी रहती है ना, काफी टाइम तक। तो ये 8 आवर तक फैटी फूड्स बने रहते हैं, मतलब इसका जो डाइजेशन करना है ये थोड़ा टफ होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? देखिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक तो ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर सोल्यूबल है। जबकि आपका पेट कैसा है, वाटर इनसॉल्यूबल है, वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। तो इनको थोड़ा सा डाइजेशन में भी टाइम लगता है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो स्टमक है इसको कितने करीब करीब 8 आवर तक अपने पास रिटेन करके रखता है, धीरे धीरे धीरे, है ना। तो इसी पॉइंट को लिखा रहा हूँ। स्लो एम्पटिंग स्टमक स्टोर द फूड फॉर, स्टमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 6 आवर, and gastric emptying time is longest for, gastric emptying time is longest for फैट्स। ब्रैकेट में लिख लेना 8 आवर्स। ये पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और इसमें से सबसे ज्यादा टाइम किसको लगता है, तो याद रखना फैट्स को ज्यादा टाइम लगता है, और उसके पीछे का रीजन भी याद रखना है ना, क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। देखिए, अब ऑन द बेसिस ऑफ जो ये मोटिलिटी, जो गैस्ट्रिक की अपन ने एम्पटिंग करानी है, इसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो 2 टाइप्स के फैक्टर होंगे जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को अफेक्ट करते हैं। इससे एमसीक्यू आ सकता है ना। एक होते हैं ऐसे फैक्टर जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग की इंक्रीज करेंगे, गैस्ट्रिक एम्पटी को इंक्रीज करेंगे, और ऐसे फैक्टर जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इनहिबिट करेंगे या डिक्रीज करेंगे। ठीक है, ये देखना, ये थोड़े वीक फैक्टर होते हैं जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग इंक्रीज कराते हैं, ये वीक फैक्टर बोलते हैं हम इन्हें। ठीक है, और ये होते हैं स्ट्रॉन्ग फैक्टर, स्ट्रॉन्ग फैक्टर। ठीक है, इसमें केवल और केवल एक ही फैक्टर होता है जिसे गैस्ट्रिन बोलते हैं हम, गैस्ट्रिन। ये एक हार्मोन है। ठीक है, तो क्या कराता है ये, इंक्रीज द गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इंक्रीज करता है। दूसरा, ये एसिडिटी भी करता है, एसिडिफिकेशन, है ना, और स्टमक कंटेंट में एसिडिटी भी यही करता है। ठीक है, तो 2 काम है इसका, लिखेगा इसके बारे में। पहले हेडिंग डालिए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द गैस्ट्रिक एम्पटिंग, उसमें पहला फैक्टर लिखिए आपका प्रमोटिंग एम्पटिंग या इंक्रीजिंग द एम्पटिंग। उसमें पहला फैक्टर गैस्ट्रिक फैक्टर में गैस्ट्रिन वीक फैक्टर होता है, और काम कैसे करता है मैंने बता दिया आपको, है ना। ये एसिड को भी इंक्रीज करेगा, और यही एसिड कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में। दूसरी चीज ये याद रखना, जो अपना ड्यूडेनम होता है उसमें पेनक्रियाटिक जूसेस वगैरह सब आते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। लेकिन एक उसकी खासियत है पेनक्रियाटिक जूसेस की, कि ये केवल और केवल एल्कलाइन एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, इनके लिए एसिड एटमॉस्फेयर नहीं होता है। अब आपको ये डिफरेंस तो पता होगा कि एसिड और एल्कलाइन क्या होते हैं। तो याद रखना, यहाँ से एसिड आ रहा है, वो वहां पे काम काहे में करना है, एल्कलाइन मेथड, एल्कलाइन एटमॉस्फेयर में। तो अब क्या करेगा ड्यूडेनल, इन फैक्टर को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा तो क्या कोशिश करेगा कि इनको क्या करें, इनहिबिट करें, इनको रोकें। और जब इनको रोकना होगा, या एम्पटिंग, अब मान लीजिए अगर एकदम से गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो हो रही है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा होगी तो गैस्ट्रिन भी बहुत ज्यादा कहाँ पे जाएगा, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में एसिड ज्यादा जाएगा, गैस्ट्रिन ज्यादा जाएगा, तो आपका खाना जो पेनक्रियास जूसेस आने हैं वो अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को रोकने के लिए
हमारे पास कौन से फैक्टर होते हैं, तो ये वाले जो डिक्रीज दी या स्लो दी या डिले दी गैस्ट्रिक एम्पटिंग को करते हैं। तो इन फैक्टर्स का नाम लिखिए, इनको ही पढ़ेंगे अभी अपन। जिसका जहां पे भी क्वेश्चन पुट अप है पूछ लेना, है ना। ड्यूडेनल फैक्टर इजनी फैक्टर, वो जो गैस्ट्रिक फैक्टर था, है ना, वो इस फैक्टर को ही, जो डिले और वीक फैक्टर है, इनको हम ड्यूडेनल फैक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो रिलीज करता है वो कौन करता है, ड्यूडेनम से रिलीज होंगे ये वाले जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर थे, और जो डिक्रीज कर रहे थे गैस्ट्रिक एम्पटिंग को। ठीक है, तो उसमें पहला फैक्टर का नाम लिखिए ड्यूडेनल फैक्टर या स्ट्रॉन्ग फैक्टर, न्यूरल फैक्टर। ए हेडिंग डालिए, न्यूरल फैक्टर। इसका नाम लिखिए इंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, इंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स पहला है ये। ठीक है, इनहिबिटरी इन नेचर, इनहिबिट करता है। इन इंटेरिक, इंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में भी कहां से, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से निकलेगा, और ये कहाँ की तरह, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक। ठीक है, अब इसका मैं फंक्शन भी बताऊंगा जब इसके बारे में पढ़ाऊंगा अभी। तो ड्यूडेनम से स्टमक की तरफ जाएगा और ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिक्रीज करेगा। सेकंड फैक्टर, या बी पॉइंट लिखे न्यूरल फैक्टर के बाद, हार्मोनल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर। इसमें पहला नाम लिखिए हार्मोनल फैक्टर या आई सेल। ये आई सेल होती है ड्यूडेनम में, वहां से रिलीज होता है आई सेल से। इसका नाम लिखिए CCK, CCK। आपने पढ़ा भी होगा ना, जो सक्सेस वगैरह से MCQ लगा रहे होंगे या कोई अदर बुक से, तो उनमें देखा भी होगा। तो इसका नाम होता है कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। और एक और फैक्टर होता है हार्मोनल से, एस सेल से जो निकलता है, जिसे हम सेक्रेटिन, वो सेक्रेटिन बोलते हैं, सेक्रेटिन। ठीक है, सेक्रेटिन। सेक्रेटिन के लिए कुछ फैक्ट्स हैं, ये फैक्चुअल ज्यादा है ना, तो कुछ इसके लिए फैक्ट्स है। पहला तो क्या, फर्स्ट हार्मोन जो सबसे पहले खोजा गया था वो सेक्रेटिन था, जिसे 1905 में हमने खोजा था। और 2 साल बाद इसको 1907 में इसका नामांकन किया था, मतलब इसका नाम दिया था सेक्रेटिन। ठीक है, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा ये क्या कराता है, यही है जो ड्यूडेनम में क्या मेंटेन करके रखेगा, एल्कलाइन एटमॉस्फेयर मेंटेन करके रखता है, एल्कलाइन एटमॉस्फेयर मेंटेन करके रखता है। वो कौन होता है, वो होता है सेक्रेटिन। ठीक है, एस सेल, ये पूछा जा सकता है, मतलब इस पे क्वेश्चन आ सकता है ना, याद रखना। ठीक है, क्या करेगा ये सेक्रेटिन, क्या करता है, सेक्रेटिन कराता है पाइलोरस रीजन का कॉन्स्ट्रिक्शन, पाइलोरस का कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि उसको पाइलोरस रीजन का कॉन्ट्रेक्शन कराएगा। जब पाइलोरस रीजन का कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो स्लो हो जाएगी गैस्ट्रिक एम्पटिंग कंडीशन। ठीक है, अब ये तो हो गया इनका वर्क। अब ये यूज में कैसे आएंगे ये चीज हम देखते हैं। तो 3 कंडीशन होगी इसमें भी, हेडिंग डालिएगा। फोर फैक्टर, फोर फैक्टर डिलेइंग द गैस्ट्रिक एम्पटिंग आर। 4 ऐसे फैक्टर जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले करते हैं। पहला लिखिए आप, जो काइम है ना, जो गैस्ट्रिक है ना, ये क्या है, एसिड है एक तरह का ना, क्योंकि इसमें गैस्ट्रिक जूस मिले। और गैस्ट्रिक जूस कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक साइम इंटर्निंग इनटू द ड्यूडेनम, एसिडिक साइम, है ना।
टाइम, चाइम या शाइम, ठीक है। इंटरनिंग इनटू द ड्यूडेनम, इनटू द ड्यूडेनम, जब ये ड्यूडेनम में जाएंगे तो रिलीज होता है काय का, तो एस सेल से रिलीज होगा सेक्रेटिन, सेक्रेटिन रिलीज होगा तो ये पाइलोरस रीजन पे जाएगा और पाइलोरस रीजन पे जाकर क्या करेगा, पाइलोरस का कॉन्स्ट्रक्शन करवाएगा। तो इसी को लिखवा रहा हूं मैं, लिखिएगा पीएच ऑफ ड्यूडेनम, इसी को एक और हेडिंग भी लिख सकते हो, पीएच ऑफ ड्यूडेनम। हमें क्या करना है, पीएच ऑफ ड्यूडेनम क्या मेंटेन करके रखनी है, एल्कलाइन मेंटेन करके रखनी है, तो उसी के अंदर लिखे इसे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा बताओ ड्यूडेनम की पीएच कैसी होती है, एल्कलीन होती है कि एसिडिक होती है, तो एल्कलीन। और कौन मदद करता है इसको बनाने में, एस सेल, एस सेल से क्या रिलीज होता है, सिक्रेटिन। क्लियर, लिखो इसके बारे में, एसिड कंटेन रिच द ड्यूडेनम, एसिड कंटेन रिच द ड्यूडेनम, एस सेल सिक्रेटेड सिक्रेटिन, एस सेल सिक्रेटेड सिक्रेटिन which play the role in contraction of, which play the role of constriction of pyloric sphincter and maintain the alkalinity, maintain the alkalinity of duodenum। ठीक है, नेक्स्ट, पहला फैक्टर, हम चार फैक्टर की बात किए। अब दूसरा फैक्टर आता है अपना इरिटेशन ऑफ ड्यूडेनल म्यूकोजा, इरिटेशन ऑफ ड्यूडेनल म्यूकोजा, पहला फैक्टर हो गया ये। दूसरा फैक्टर इरिटेशन ऑफ ड्यूडेनल म्यूकोसा। तो आप देखिए कभी कई लोग क्या होता है, कई बार कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस खा जाते हैं, गलती से टॉक्सिक सब्सटेंस ले लिए या कुछ ऐसे सब्सटेंस ले लिए जो अपनी जो ड्यूडेनल की जो म्यूकोसा है उसको क्या कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। तो उस इरिटेशन की वजह से उसको भी हमें रोकना है, तो वहां पर यूज आएगा आपका इंटेरो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। ठीक है, अभी मैं इसको समझाता हूँ, इस वर्ड को याद रखना। तो इसको लिखिए, टॉक्सिक सब्सटेंस व्हेन टॉक्सिक सब्सटेंस or irritants are indigested, are ingested, sorry, are ingested, then the enterogastric reflex will be initiated, when the enterogastric reflex are initiated। अब ये क्या करेंगे, देखिए अगर ऐसे सब्सटेंस हमने ले लिए हैं, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हमने ले लिए हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, ये स्टमक के स्टमक तक रहे और स्टमक से आगे की तरफ ना जाए, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले हो जाती है। अब तभी तो होगा कि स्टमक तक ही रहे, तो हम कोशिश क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले। जब आप एफएमटी पढ़ोगे ना, जब आप टॉक्सिकोलॉजी पढ़ोगे, तो वहां आपको दो तीन तरह की ऐसे मैकेनिज्म दिखाए जाएंगे, है ना, राइल्स ट्यूब वगैरह से, इन सब से, कि वहां से क्या होता है, जो आपने फूड खाया है, अगर आप 4 to 6 आवर्स के अंदर अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो, तो कई बार आप उस टॉक्सिसिटी से बच जाते हो। इस टॉक्सिसिटी से बचना मतलब क्यों, क्योंकि गैस्ट्रिक एम्पटिंग वहां पे क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। और इस गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले को कौन करता है, इंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। जब वो उसकी जो ड्यूडेनल की म्यूकोसा है ये सेंस कर लेगी कि जो ये सब्सटेंस है, यार ये तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, या फिर ये क्या है, एक तरह का इरिटेंट है ना, ये क्या होगा, ड्यूडेनम, है ना, इंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से क्या होता है, ये रिफ्लेक्स जाएगा गैस्ट्रिक मतलब स्टमक की तरफ। तो ये क्या बोलेगा, अरे नहीं यार ये इरिटेंट आ रहा है, तो क्या कर लो, गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले कर लो, पाइलोरस को क्या कर लो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ भी क्या होगा, पाइलोरस कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसी को लिखवा रहा हूँ, लिखिएगा नेक्स्ट लाइन इसी में, when the toxic substance and irritant are ingested then the enterogastric reflex will be initiated so that further gastric emptying is prevented। ठीक है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लिखिए थर्ड पॉइंट, थर्ड फैक्टर, हाइपर ऑस्मोलर ऑफ कंटेंट,
हाइपर ऑस्मोलर ऑफ कंटेंट, हाइपर ऑस्मोलर ऑफ कंटेंट मीन्स, तीन वर्ड सुने होंगे आपने, हाई, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, ये मैंने जब अभी न्यूरल नेफ्रोलॉजी पढ़ाई थी तब भी मैंने बताया था। एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है आपका हाइपोटोनिक। कोई बताना चाहेगा इनको? आप में से कोई बताना चाहेगा जिन लोगों ने पढ़ा है पहले, कि कौन सा हाइपरटोनिक है या कौन आइसोटोनिक है या हाइपोटोनिक है? देखिए, आइसोटोनिक क्या होते हैं, जहां पर आपका सोडियम प्लस वाटर दोनों इक्वल अमाउंट में रहते हैं, इक्वल टू प्लाज्मा। क्लियर? हाइपरटोनिक क्या होता है, जहां पर सोडियम ज्यादा होता है कंपेयर टू, किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में, रिलेटिवली सोडियम आर इंक्रीज रिलेटिवली वाटर। और हाइपोटोनिक मतलब होता है जहां पर वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा एंड सोडियम कम होगा, है ना, सोडियम कम होगा। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो इसका मीनिंग ये होता है, अब मान लीजिए कोई हाइपर ऑस्मोलर कंटेंट आ गया, मतलब हाइपर ऑस्मोलर मतलब जिसमें सोडियम या सोडियम का कंटेंट ज्यादा है और वाटर का कंटेंट कम है। यहाँ पे क्या होता है, तो इधर डायग्राम से समझो इसको। मैं डायग्राम ऐसे ही बना रहा हूँ, बस समझाने के लिए बना रहा हूँ ना, ऐसा है नहीं। मेनली अपन को ड्यूडेनम से काम है। ठीक है, ड्यूडेनम में क्या है, ये ड्यूडेनम है ना। अब ड्यूडेनम में जैसे ही ये हाइपर ऑस्मोलर कंटेंट यहाँ पे आएगा, हाइपर ऑस्मोलर कंटेंट मतलब फूड पार्टिकल जिसमें क्या है, वाटर का लेवल कम है और सोडियम का लेवल ज्यादा है, तो यहीं से क्या पास आउट हुई है अपनी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल है। तो जो इसके अंदर वाटर है, ये ऑस्मोसिस के थ्रू, है ना, ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, उस ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या कर लेगा, इस वाटर को ये खींच लेगा, है ना, ऑस्मोसिस के थ्रू। मींस वो ब्लड वेसल से अगर वाटर कंटेंट इसमें जा रहा है, तो नॉर्मली क्या हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो पेशेंट में हमें डिजीनेस की कंडीशन देखने को मिलती है या फेंटिंग की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर फूड में क्या है, अगर हाइपर ऑस्मोलर कंटेंट ज्यादा है, तो ऐसे फूड को भी हमें क्या करना है, यहीं पर पहले इसको नॉर्मलाइज करना है, आइसोटोनिक बनाना है। तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, डिले करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है कि कोई फूड हाइपर ऑस्मोलर चला जाता है, तो पेशेंट को हमें फैंटेनिंग या डिजीनेस की कंडीशन देखने को मिलती है। इसी को हम डंपिंग सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, डंपिंग। इसको मैं भी लास्ट में लिखा दूंगा, है ना, लास्ट में लिखवा दूंगा इसको, डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है। तो ये भी आपको पता चल जाएगा। डंपिंग मतलब होता है ना, कचरे को डंप कर दिया। ऐसे ही क्या है, हमने फूड को तुरंत क्या फेंक दिया, डंप कर दिया, उसको क्या नहीं किया, आइसोस्मोलर नहीं बनाया। तो हाइपर ऑस्मोलर ऑफ कंटेंट से भी हमें क्या करना है, बचाना है। तो इसी को लिखवा रहा हूँ, लिखो। Lots of water is pulled from the blood vessels in hyperosmolar content in the duodenum, है ना, hyperosmolar content in the duodenum। तो उसके आगे लिखना, lots of water is pulled from the duodenum from the blood vessels। जो यहाँ के ब्लड वेसल से बहुत सारा वाटर को क्या कर लेगी, पुल्ड कर लेगी, खींच लेगी थ्रू दी ऑस्मोसिस। एंड सडन डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, तो सडन डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड बीपी, और बीपी भी क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो बीपी भी डाउन आएगा पेशेंट का। एंड लीडिंग टू डिजीनेस एंड फैंटनिंग कंडीशंस। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो डंपिंग सिंड्रोम, डंपिंग सिंड्रोम। इसकी मैं अप्लाइड फिजियोलॉजी बाद में लिखाऊंगा। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट वो पढ़ लेते हैं अपना टॉपिक। नेक्स्ट क्या होता है ना, जो हाइपर ऑस्मोलर कंटेंट ऑफ ड्यूडेनम होते हैं, तो इस ड्यूडेनम में क्या होते हैं, कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स लगे होते हैं।
इसमें क्या होता है, पहले से ही ऑस्मो रिसेप्टर लगे हुए होते हैं, और ये ऑस्मोलर रिसेप्टर ऑफ ड्यूडेनम वॉल ये परसीव कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि जो ये कंटेंट है वो कैसा है, हाइपर ऑस्मोलर है। तो पहले से ही क्या करेंगे, इसको गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले करेंगे, ये कंटेंट आई ना। ठीक है, तो ये इसका रोल देखने को मिलता है। तो आपने कुछ पेशेंट ऐसे देखे होंगे ना जिसमें गैस्ट्रेक्टोमी हो जाती है, जिनका कुछ पार्शियली क्या होता है, स्टमक को हम हटा देते हैं और इस पार्ट को क्या करते हैं, इस पार्ट से जोड़ देते हैं। तो उन केस में भी आपको डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। कैसे, यहाँ से फूड आया और वो फूड कहाँ से चला जाएगा, सीधे यहाँ पे। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो जिनको स्टमक की क्या हो गई है, गैस्ट्रेक्टोमी हुई है, उन लोगों को खाना कैसा दिया जाए, बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट या बॉइलिंग फूड ज्यादा दिया जाए, उनको ये सब खाना नहीं दिया जाए बाद में, है ना। उसके पीछे का कारण ये है कि उनको क्या हो जाता है, फिर डंपिंग सिंड्रोम हो जाता है, सडन उनका बीपी फॉल हो जाएगा, सडन उनको डिजीनेस एंड फेंटनेस की कंडीशन हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, ठीक है, ये इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी थी। तो इसी को लिखिए, हाइपर ऑस्मोलर कंटेंट इन ड्यूडेनम। आप एक एरो बना के लिख सकते हो एक लाइन से नोट्स बनाने के लिए, हाइपर ऑस्मोलर कंटेंट ऑफ ड्यूडेनम। इसके नीचे लाइन लिख लेना, ऑस्मो रिसेप्टर इन द ड्यूडेनल वॉल, ऑस्मो रिसेप्टर इन द ड्यूडेनल वॉल, ऐसे करके फिर उसमें हेडिंग और नीचे लिख लेना, इंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स इनिशिएटेड, इंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स आर इनिशिएटेड एंड डिलेइंग द गैस्ट्रिक एम्प्टीनेस कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर, फोर फैक्टर, नंबर 4, अगर आपने फैट बहुत ज्यादा खाया है ना, अपन क्या करते हैं कभी कभी ज्यादा फैटी फूड्स खा लेते हैं, जैसे कल कई लोगों ने कल क्या होगा, भंडारा खाया होगा, है ना। भंडारा खाया होगा तो क्या है, बहुत सारी पूड़ियाँ खाई होगी, है ना, और भी कुछ खाया होगा। तो उसमें क्या होता है, फेट कंटेंट ज्यादा होता है। तो मैंने एक रीजन तो आपका बताया है कि जो फेट में गैस्ट्रिक एम्पटिंग है, उसमें क्या लगता है, गैस्ट्रिक जो फेट कंटेंट को 8 आवर तक लग जाते हैं, है ना, 8 घंटे तक गैस्ट्रिक एम्पटिंग होने में लग जाते हैं, 8 आवर। अब ये होता कैसे है, तो इसके अंदर फोर फैक्टर लिखिए, फेट ब्रेक डाउन प्रोडक्ट इन द ड्यूडेनम, फोर्थ हेडिंग है आपकी, फेट ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स इन ड्यूडेनम। ऐसा तो होगा नहीं कि हम फेट को क्या कर लें, डायरेक्ट ड्यूडेनम में ले जाएं, क्योंकि इसका जो डाइजेशन करना वो बहुत ज्यादा टफ होता है ना फैट्स का, इसीलिए तो बोलते हैं खाने में फैट्स कंटेंट हमें वैसे भी नॉर्मली कम रखना चाहिए, है ना। तो फैट ब्रेक डाउन प्रोडक्ट इन ड्यूडेनम, इसके अंदर लिखिए, इट इज सेंस बाय आई सेल। और आई सेल से मैंने कौन सा सिक्रेशन बताया था अभी, शीशे के हार्मोन सिक्रेट होता है ना, शीशे के हार्मोन। तो इसी को लिख रहा हूं, इट्स सेंस बाय आई सेल एंड विच रिलीज द कोलिसिस्टिकाइनिन, विच रिलीज द कोलिसिस्टिकाइनिन एंड विच डिक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी या गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ये भी क्या करेगा, आई सेल से जो क्या निकल रहा है, सीसी के कोलिसिस्टिकाइनिन, ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिले कर देगा। तो अब आपको समझ में आया होगा बुक्स में क्या रखा है, थ्रो आउट्स भी दे रखा है, बस ऐसे चलाया और बुक्स में सीधे सीधे चलते हैं, लेकिन जब आप इस तरह के क्लासेस लेके पढ़ते हो तो ये सारी चीजें आपको एक जगह पे समझ में आ जाती है। क्लियर, हाँ। तो नॉर्मल गैस्ट्रिक एम्पटिंग फॉर सॉलिड्स इज 4 to 6 आवर, बट मच मतलब मच मोर क्विकली फॉर लिक्विड्स और लेस फॉर फैटी फूड्स। क्लियर, अभी टाइम है अपने पास, एक मोमेंट और पढ़ लेते हैं ना, फिर इसको कल समझेंगे। अभी तो टाइम है ना, थोड़ा सा क्लास ऊपर हो भी जाए चलेगा। इसमें लिखिएगा, मोमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मोमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में क्या मूवमेंट होंगे, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें 2 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, एक फेड
जब हम खाना खाते हैं तब। दूसरा होता है फास्टिंग, फास्टिंग स्टेट। और जब खाना खा के आप क्या हो जाते हैं, आपका जो कंटेंट है वो नीचे की तरफ चला जाता है, मतलब इंटेस्टाइन से भी बाहर चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और वहां तो फेड मूवमेंट होता है, एक फेड स्टेज होती है मतलब खाना खाने के बाद। और एक होता है फास्टिंग स्टेज, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं फास्टिंग स्टेज को, तो पोस्ट एब्जॉर्प्टिव फेज। पोस्ट एब्जॉर्प्टिव फेज। फेड स्टेज में अपने दो मूवमेंट्स होते हैं, एक आपने पेरिस्टाल्सिस का नाम सुना होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, लिखना है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट लिखिए, और ब्रैकेट में लिखिए प्रोपल्जन ऑफ फूड, प्रोपल्जन ऑफ फूड। दूसरा फेड स्टेज के अंदर सेकंड लिखिए सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन मतलब फॉर मिक्सिंग, इसके अंदर लिखना फॉर मिक्सिंग, ये वाला। फेड स्टेज के अंदर है एक तो पेरिस्टाल्सिस और दूसरा सेगमेंटेशन। नेक्स्ट आपका फास्टिंग स्टेज है ना। फास्टिंग स्टेज में दो हेडिंग लिखिए, पहला लिखिए हंगर, हंगर पैंग, पैंग्स PANGS, हंगर पैंग्स। और दूसरा लिखिए मोटर कॉम्प्लेक्स, माइग्रेटरी, माइग्रेटरी, माइग्रेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स, मोटर कॉम्प्लेक्स। तो देखिए ये तो आपको समझ में नहीं, समझ में आ रहा होगा। पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होता है ना, एक जगह कॉन्ट्रेक्शन एक जगह रिलैक्सेशन, फूड को आगे की तरफ धकेलते हैं, और फूड आगे भी पढ़ाऊंगा इनको वैसे। और सेगमेंटेशन में भी क्या होता है, सेगमेंटेशन इज दी पेंडुलर मूवमेंट, है ना, आपने देखा होगा ना पेंडुलम, ये यूज होता है मिक्सिंग ऑफ फूड। तो वही एक टाइम पे कॉन्ट्रेक्शन होगा, फूड के आने से पहले कॉन्ट्रेक्शन, मान लीजिए फुट इधर है, तो फुट के लिए कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो फुट क्या होगा, यहाँ से इस तरफ आ जाएगा, अगर इधर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो फुट यहाँ आएगा, फिर इधर से कॉन्ट्रेक्शन होगा तो फुट वापस इधर जाएगा। तो एक पेंडुलर मूवमेंट हो रहा है, जैसे ना घड़ी में पेंडुलम होता है, वो ऐसे चलता रहता है। वैसे ही सेगमेंटेशन में भी क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रेक्शन होगा तो फुट ऐसे आएगा, फिर इधर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो इधर फुट आ जाएगा। तो आपस में क्या कर रहे हैं, फुट की मिक्सिंग कर रहे हैं ना अपन। जैसे एक डब्बा लेते हैं ना, डब्बे में कुछ जैसे अचार है, अचार को अपन ऑयल मिलाना है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे ये क्या होगा, फूड को भी मिक्सिंग करनी है, तो ऐसे कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो फूड इधर आ जाएगा, इधर कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो फूड इधर आ जाएगा। तो ये क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ फूड होती है, इसे हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। ये फेड स्टेज के टाइम पे होता है, जब आपने खाना खा लिया उसके बाद। और फास्टिंग स्टेज जब आपका खाना क्या हो गया है, अब एब्जॉर्ब हो गया है, उस टाइम पे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पोस्ट एब्जॉर्प्टिव फेज। ये टू टाइप्स की होगी, एक हंगर पेंग्स होता है और इसमें एक होता है माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स, इसको भी हम समझेंगे। हंगर पेंग्स वही होते हैं, सुना है ना हम, हंगर पेंग्स मतलब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, है ना। पेट में चूहे कबड्डी कर रहे हैं, सुना होगा ना, बोलते हैं अपन, अरे यार पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पेट में कबड्डी कर रहे हैं, आवाज आती है ना। कभी कभी पेट में जब खाली पेट होता है, एक आवाज सुनी होगी आपने। तो वो किसकी वजह से होती है, हंगर पेंग्स की वजह से। ठीक है, इसको लिख लो हंगर पेंग्स को, है ना। तो ये क्या होते सर हैं। सर रंबलिंग हाँ, साउंड इसी की वजह से आता है। हाँ जो एक साउंड आता है ना, घुर घुर घुर, कभी कभी ना ऐसे होता है यस ना, घुर यस घुर घुर क्या। यस सर हाँ, यस सर। तो वो हंगर हंगर पेंग्स होते हैं वो। ठीक है, अभी इनको पढ़ाऊंगा डिटेल में, अब हंगर पेंग्स लिखवा देते हैं। अगर ये स्टार्ट करेंगे ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, पहले इसको लिख लो हंगर पेंग्स को, फिर इनके दोनों पढ़ा के फिर ये MMC अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। और ये अच्छा भी है ना, इसको गट कीपर ऑफ दी, गट हाउस कीपर ऑफ द गट भी बोलते हैं, है ना। हाउस कीपिंग मतलब क्या होता है, साफ सफाई। ये हम देखेंगे इसको, ये MCQ आ चुका है, MMC क्या होते हैं। तो ये गट कीपर, ये हाउस कीपर होते हैं ऑफ द गट, इसको मैं बताऊंगा अभी, है ना। तो पहला हंगर पेंग्स के अंदर लिख लो, व्हेन द स्टमक हैज हैज बीन एम्प्टी, व्हेन द स्टमक हैज बीन एम्प्टी फॉर सेवरल हावर्स, जब ज्यादा घंटों के लिए क्या होता है, कुछ घंटों के लिए एम्प्टी खाली होता है स्टमक, तो रिदमिक पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेक्शन अकर इन द बॉडी, रिदमिक पेरिस्टाल्टिक
कॉन्ट्रैक्शन, जैसे टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन सुना होगा ना, इसको हम टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। कई बार कई बुक्स में इसका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की जगह टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। वो क्या होता है, एक रेगुलर रिदम में होता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं, या रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, है ना, दोनों वर्ड याद रखना। एक बुक से पढ़ा था मैंने, वहां पे उसको टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन बोला था। ठीक है, लेकिन आप रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा याद रखो, क्यों कई बार वो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। तो व्हेन द स्टमक हैज बीन एम्प्टी फॉर सेवरल हावर, rhythmic contraction, rhythmic peristaltic contraction occur in the body of stomach, occur in the body of stomach, and they are greatly increased by the, and they are greatly increased by the low blood sugar। जब आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम होता है तो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन करने लगते हैं। तभी तो अपन कहते हैं अरे यार भूख लग रही है, कुछ खाने का लाओ, है ना, क्योंकि पेट में क्या हो रहे हैं, चूहे दौड़ रहे हैं। तो वो एक साइन होता है किसका, लो ब्लड शुगर का, कि किसी को क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट लिखिए, इसके अंदर पेड स्टेट के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोपल्सिव मूवमेंट, इट इज द प्रोपल्सिव मूवमेंट। प्रोपल्सिव मतलब जो फूड को कहां धकेलता है, आगे की तरफ। इट इज ए प्रोपल्सिव मूवमेंट। ठीक है, इट इज ड्यू टू, मैंने बताया था ना, रिफ्लेक्स, नर्व रिफ्लेक्स पढ़ाया था, तो लोकल रिफ्लेक्स पढ़ाए थे आपको या इंट्रेंसिक रिफ्लेक्स पढ़ाए थे। तो उसमें पहला आपको जो रिफ्लेक्स लिखाया था, लोकल रिफ्लेक्स, उसी में क्या लिखाया था, उसका एग्जांपल पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स लिखाया था। और दूसरी चीज क्या थी इसी की, कि ये कहाँ है, ओनली कन्फाइंड टू ईएनएस, है ना, इंटेरिक नर्वस सिस्टम तक ही कन्फाइंड देखने को मिलता है। आपने प्रीवियस लेक्चर लिया होगा, उसमें ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो ये उतना तो वहीं से लिखना। ठीक है। अब क्या होता है, देखिए कैसे काम करता है ये हम देखते हैं। ये इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, सॉरी ना, ये एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ मैं, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्शन है, कॉन्ट्रेक्शन है, ये आपका रिलैक्सेशन है। और ये सेम ऐसे ही चलता जाएगा। मान लीजिए जब भी फूड यहाँ पे होगा, है ना, ये फूड, तो इस पार्ट में क्या होगा, पीछे वाले पार्ट में कॉन्ट्रेक्शन होगा, और आगे वाले पार्ट में रिलैक्सेशन होगा। तो फूड क्या होगा, इस कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ये इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, और ये फुट यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे, है ना। तो ऐसे मोमेंट चलता रहता है। ठीक है, तो लिखिए पेरिस्टालसिस मोमेंट के अंदर, व्हेन देयर इज बोलस ऑफ फूड, व्हेन देयर है बोलस ऑफ फूड, देन पार्ट बिहाइंड इट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन देयर इज पार्ट बिहाइंड इट दिस, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड द पार्ट अहेड ऑफ, जो इसके आगे वाला पार्ट होता है, इट इज ए रिलैक्स, इट्स ए रिलैक्स। ठीक है। और एक और पॉइंट याद रखना, मैंने वहां लॉ ऑफ गट बताया था, लॉ ऑफ गट। लॉ ऑफ गट क्या होता है, कौन बताएगा आप में से, कोई को पता है लॉ ऑफ गट? हमेशा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं वो ओरल कैविटी से कहाँ की तरफ होते हैं, एनल केनाल की तरफ, एनल केनाल की तरफ, एक्सेप्ट दी वन सिचुएशन, है ना। वो हमने कहाँ पढ़ी थी, असेंडिंग कॉलम में, असेंडिंग कॉलम। वहां पर जो मूवमेंट होते हैं वो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर। ये एमसीक्यू भी मैंने पूछा था आप लोगों से, है ना। लॉ ऑफ गट मूवमेंट देखने को मिलेंगे, मतलब हमेशा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगे वो प्रोपल्जन ऑफ फूड, मतलब आगे की तरफ ही होते हैं। नेक्स्ट, पेरिस्टाल्टिक वेव ट्रेवल ओवर द सेवरल सेंटीमीटर्स, मतलब एक बार अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शुरू हुआ तो ये सेवरल सेंटीमीटर्स तक चलेगी, मतलब यहाँ से चालू हुई तो कुछ सेंटीमीटर तक रहेगी, फिर से दूसरी स्टार्ट होगी, फिर चलेगी। तो इस टाइप से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अब एक वर्ड आपको फिर से यहाँ पर कंफ्यूज करेगा जब आप बुक्स खोलोगे,
तो एक वर्ड और आएगा कि आप जब पेरिस्टालसिस देखोगे और एक सेगमेंटेशन देखोगे, तो पेरिस्टालसिस में कई बुक्स में पेंडुलर मूवमेंट लिखा है, किसमें, आपके पेरिस्टालसिस में, और कई बुक्स में जो लिखा है किसमें, सेगमेंटेशन में। तो मैं यहाँ पर जो सेगमेंटेशन के अंदर पेंडुलर मूवमेंट मान के चलूंगा, क्यों, क्योंकि उसका रीजन मैंने आपको बताया है, क्योंकि जब मिक्सिंग करनी होगी तो दो जगह कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो फूड यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब फूड यहाँ का यहाँ है ना, फूड ऐसे थोड़ी दसा है, फूड तो बहुत सारा है, तो उसको मिक्सिंग करनी है, तो एक जगह पे कॉन्ट्रेक्शन होगा तो दूसरी जगह पे रिलैक्सेशन, फिर जहां पर रिलैक्सेशन हो रहा था वहां पे कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो फूड क्या होता है, इधर से जाएगा फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा फिर इधर, तो वो क्या होगा, मिक्सिंग होती है ना, वो जो गैस्ट्रिक जूसेज हैं या डाइजेस्टिव जूसेज हैं स्पेशली इंटेस्टाइन में, वो तो मिक्स करते हैं। तो वर्क याद रखना, अगर हम बोले पेरिस्टालसिस तो पेरिस्टालसिस फूड का प्रोपल्जन को कहते हैं, और सेगमेंटेशन का अब लिखवा रहा हूं मैं सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन यूज फॉर मिक्सिंग। ठीक है, मिक्सिंग। अब सेगमेंटेशन कैसा होता है वो देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, एक जगह पे रिलैक्सेशन है, एक जगह पे कॉन्ट्रेक्शन है, तो ऐसे ही सेम यहाँ पे मान लीजिए, ये कॉन्ट्रेक्शन, ये रिलैक्सेशन। तो जब फूड यहाँ पे है तो इस पार्ट में कॉन्ट्रेक्शन होगा और इसके इस पार्ट में कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो इसमें क्या होगा, मिक्सिंग होगी। अब क्या होगा, सेम यही पार्ट है यहाँ पे, अब इस पार्ट में कॉन्ट्रेक्शन आ जाएगा, है ना, इसकी ये स्टेज है ना, और इस जहाँ कॉन्ट्रेक्शन था वहां क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा, तो ये एक सेगमेंट फॉर्म हो गए। तो सेगमेंटेशन मतलब यहाँ आप कॉन्ट्रेक्शन से फूड में क्या होने लगेगी, मिक्सिंग होने लगेगी, है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ, क्लियर। तो ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में होता है। इसके अंदर लिखिए, बोलस ऑफ फूड मूव बैकवर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ यार FORTH, फोर्थ मतलब बैकवर्ड एंड वापस आगे की तरफ और पीछे की तरफ। तो bolus of food move back and forth, involved in mixing of food with digestive juices, with digestive juices, क्लियर। तो ये है अपना सेगमेंटेशन। किसी को कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक मैं अभी के लेक्चर में, अब मैं एक अप्लाइड फिजियोलॉजी बता रहा हूँ इसी की, जो अभी अपने डंपिंग सिंड्रोम बोला था उसी को थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ, और बाकी का हम कल देखेंगे। डंपिंग सिंड्रोम, तो डंपिंग सिंड्रोम किसकी वजह से हो रहा था, ड्यू टू हाइपर ऑस्मोलिरिटी की वजह से ऑफ फूड। ठीक है, और ये ड्यूडेनम में जाके क्या कर रहा था, वहां की जो ब्लड वेसल्स है वहां से वाटर कंटेंट ले रहा था, और वहां से क्या कर रहा था, बीपी डाउन कर रहा था ना, और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रही थी, फेंटिंग और डिजीनेस। इसी को हमने क्या बोला है, डंपिंग सिंड्रोम, क्लियर। यह तो एक कोज हो गया, इसके अलावा एक और कोज होता है इसका। ठीक है, वो कोज क्या होता है, मान लीजिए ग्लूकोज है, कोई ग्लूकोज जनरेटेड फूड होते हैं ना, जैसे आपने ग्लूकोन डी पी लिया, ग्लूकोन डी पी लिया, तो एकदम से क्या होता है, आपको लगता है मुझे एनर्जी मिल गई, है ना, वो एनर्जी मिलती है, लेकिन आपके साथ में बीपी के साथ में कुछ गड़बड़ हो जाती है कई बार। क्या, ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज पीने से जस्ट क्या हुआ, ड्यूडेनम में सेंस किया, अरे ग्लूकोज आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन का रिलीज करवाना पड़ेगा। अब जैसे ही बहुत सारा अमाउंट में ग्लूकोज आएगा, इंसुलिन भी क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही इंसुलिन एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज प्लस पोटेशियम को तुरंत ये कहाँ पे धकेलेगा, इन दी सेल, सेल में धकेल देगा, कहाँ से, ब्लड से, है ना, ये ब्लड में चला गया ग्लूकोज। अब जब ये ब्लड में ग्लूकोज चला जाएगा और इसको इंसुलिन ने सेंस किया, अरे अरे यहाँ तो ग्लूकोज है, चलो इंसुलिन एक्टिवेट होगा, और ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज को जो सेल्स हैं उसमें क्या कर देगा,
सेंड कर देगा एकदम से। जब ये ग्लूकोज को सेंड करता है तो ब्लड में क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। और इस हाइपोग्लाइसीमिया में भी क्या होगा, फेंटनेस और डिजीनेस। तो ये भी क्या लीड करती है, आपका डंपिंग सिंड्रोम, डंपिंग सिंड्रोम। तो जो इंस्टेंट फूड होते हैं, तो जिन पेशेंट को ये चीज होती है उनको अवॉइड किया जाता है, ये सब नहीं लेना है जिनको डंपिंग सिंड्रोम हिस्ट्री में मिलता है। ठीक है। और कोई का कोई क्वेश्चन अब इसके बाद से तो पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे।